दोस्तों, आजकल ऐसा लग रहा है कि आरएसएस न्यायपालिका में अपने लोगों की जगह बनाने की पूरी योजना बना रहा है। कॉलेजियम में, नियुक्तियों में, हर जगह धीरे धीरे प्रभाव डाला जा रहा है। मतलब अगर आप सोच रहे थे कि अदालत सिर्फ निष्पक्ष निर्णय देती है तो भूल जाइए। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद कुछ जज ऐसे हैं जो ना मोदी सरकार के दबाव में झुके, ना आरएसएस के प्रभाव में आए। ये जज बिना किसी डर और दबाव के निर्णय दे रहे हैं और देश के संविधान को सच में जीवित रख रहे हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हर जज को अपने विवेक से निर्णय लेने की पूरी आज़ादी मिले। लेकिन जब राजनीति, दबाव समूह और मीडिया की निगरानी मिल जाए तो अदालत कई बार जैसे वास्तविकता का मंच बन जाती है। ऐसे माहौल में ये निर्भीक जज खड़े होते हैं और कहते हैं, हम संविधान के साथ हैं, किसी के दबाव के साथ नहीं। आइए अब नाम लेकर जानते हैं कि कौन है वो जज। न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि चुप रहो और सुरक्षित रहो तो भूल जाइए। हिमा कोहली साहब ने दिखा दिया कि नैतिक साहस भी न्याय निर्णय का हिस्सा है। फिर आते हैं न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना पर, जिन्होंने राजनीतिक दबाव और प्रभावशाली समूह से जजों को बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इसे सार्वजनिक मंच पर कहा, सीधे सबके सामने कहा कि निष्पक्षता ही लोकतंत्र की जीवन रेखा है। अब बात करते हैं न्यायमूर्ति अभय एस ओका की। साहब ने खुले तौर पर सवाल उठाए कि सरकार कई बार न्यायमूर्ति चयन के सुझावों को महीने तक टालती है। कुछ लोग कहेंगे ये तो जोखिम भरा है, लेकिन ओका साहब के लिए यह जोखिम नहीं, कर्तव्य था। यही हमें बताता है कि ईमानदार जज कौन है, जो नियमों के नाम पर चुप नहीं रहता। साथ ही न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, जो संवैधानिक मामलों में विरोध राय देने के लिए जाने जाते हैं। मतलब अगर सरकार कहे माने चलो, तो कौल साहब बोले माफ कीजिए, जनता के हित पहले हैं। यह विरोध केवल नाटक नहीं, लोकतंत्र की सच्चाई का परीक्षण है। और हाँ, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, जिन्होंने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मामलों में निर्भीक निर्णय दिए। इनके निर्णय स्पष्ट करते हैं, जनता के हित में निर्भीक रहना कोई विलासिता नहीं, कर्तव्य है। बिना ईमानदारी के निर्णय सिर्फ कागज पर शब्द होते हैं। दबाव की बात करें तो ऐसा लगता है कि सरकार और मीडिया दोनों कह रहे हों, थोड़ा दबाव डाल दो। लेकिन ये जज बस मुस्कुराए और बोले, भाई अपनी ईमानदारी बेची नहीं जाती। अदालत में नाटक होता है, लेकिन सच बोलना और निष्पक्ष रहना इनकी पहचान है। कुछ लोग आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि ये जज भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। हाँ, पारदर्शिता की कमी कुछ हद तक सच है, लेकिन हमारे नायक जजों ने दिखाया कि एक ईमानदार जज वही है जो हर परिस्थिति में जनता के हित को नज़रअंदाज ना करे। दबाव आए तो झुकना विकल्प है, लेकिन ईमानदारी अटूट है। तो दोस्तों, ये जज अकेले नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि न्यायपालिका सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि विवेक और नैतिकता की लड़ाई भी है। अगर आप चाहते हैं कि देश में निष्पक्ष न्याय हो तो इनकी सराहना करना हमारी जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, भारत की राजनीति और न्यायपालिका का रिश्ता हमेशा से सवालों के घेरे में रहा। लेकिन अब जब बीवी नागरत्ना जैसी सख्त और ईमानदार जज सामने खड़ी है तो सरकार की धड़कनें तेज होना भी लाजमी है। नागरत्ना ने साफ साफ कह दिया कि सरकारी संस्थान अगर बार बार बेवजह मुकदमे दायर करते रहेंगे तो ये देश के संसाधनों की बर्बादी हो जाएगी और न्यायालय का समय भी बर्बाद होगा। अब बात यह है कि सीधी सरकार के गले में ये फांस बनकर अटक गई है बात। जरा सोचिए, जहां देश के करोड़ों लोग न्याय के लिए सालों इंतजार करते हैं, वहां सरकार अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों का इस्तेमाल कर रही है। नागरत्ना का बयान किसी मामूली टिप्पणी की तरह नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था पर तंज है जो अदालतों को राजनीति का अखाड़ा बना चुका है। और अब जब वही नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है तो सरकार को ये कड़वा सच और भी ज्यादा चुभने लगा है।
बीवी नागरत्ना का रिकॉर्ड तो देख लीजिए एक बार, तब आपको समझ आ जाएगा कि जब ये देश की मुख्य न्यायाधीश बनेंगी तो सरकार कैसे थर थर कांप सकती है। जब जब सरकार ने अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की, उन्होंने डटकर इसका विरोध किया, चाहे वो विवादास्पद आदेश हो या सरकारी दबाव हो। नागरत्ना ने हर बार साफ कर दिया कि अदालतें किसी की जुटी हुई सभा नहीं, और ये वजह है कि अब उनकी कही हुई बात ज्यादा मायने रखती है। पहले शुरू करते हैं हाल ही के एक बहुत गंभीर मामले से, जिसमें बीवी नागरत्ना ने जस्टिस पंचौली के नाम को लेकर काफी विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा, देखिए मैं इस चयन के खिलाफ हूं। वजह तो बहुत है। पहली वजह तो ये है कि ये जज सीनियरिटी की कतार में बहुत पीछे है। बहुत लोग अभी वरिष्ठ हैं इनसे जो योग्य हैं, जिन्हें पीछे छोड़ देना न्यायपालिका की आत्मा के खिलाफ होगा। दूसरा एक बड़ा अहम कारण है, अगर हम एक और जज गुजरात हाईकोर्ट से ले आएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। कई और हाईकोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, जबकि गुजरात हाईकोर्ट के एक जज पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं। तीसरा और एक और जरूरी वजह, उनका पहले स्थानांतरण हुआ, वो केवल रूटीन ट्रांसफर नहीं लगता बल्कि एक बहुत ही सीरियस मैटर लगता है, जिसके पीछे के गोपनीय दस्तावेज हमें जरूर देखने चाहिए। और आखिर में अगर उन्हें एलिवेशन दे भी दिया जाए और वो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बन भी जाए तो ये उसूलों के मुताबिक सही नहीं होगा। इसके अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना, वो महिला जज जो देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। देखिए उनका एक और बड़ा मामला, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार से आमना सामना कर लिया। मोदी सरकार का एक अहम फैसला था डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। जी हां, उस मामले पर यही एक ऐसी अकेली महिला जज थी, एक ऐसी मजबूत जज जिन्होंने खुलकर अपनी बात सामने रखी और विरोध जताया। सबसे बड़ा और मशहूर मामला तो यही है। 5 जजों की संविधान पीठ बैठी थी। 4 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया और कहा नोटबंदी तो ठीक है, लेकिन वहां पर एकमात्र यही महिला जज थी जिन्होंने ये साफ साफ कहा कि ये फैसला सही नहीं था, ये प्रक्रिया सही नहीं थी, उद्देश्य चाहे कैसा भी हो। सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई एक साधारण नोटिफिकेशन से नहीं कर सकती थी। संसद की अनुमति और पूरा कानून बनना चाहिए था। यानी वो साफ कह रही थी कि काम अच्छा हो सकता है पर कानून के दायरे में होना चाहिए। उनका ये मशहूर बयान आई हैड टू डिसेंट आज भी याद किया जाता है। इसके बाद बिल्किस बानो केस याद होगा। गुजरात सरकार ने 2002 के दंगों में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को रिहा कर दिया था। लोग हैरान हो गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह रेमिशन गलत था और उस बेंच में जस्टिस नागरत्ना भी थी। उन्होंने साफ लिखा था गुजरात सरकार के पास तो ऐसी शक्तियां ही नहीं थी। मतलब यहां भी वो बिल्कुल साफ थी। सरकार की ताकत की एक सीमा है, अगर वो सीमा पार हुई तो न्यायपालिका जरूर बोलेगी। इसके बाद रॉयल्टी और माइनिंग का मामला, ये थोड़ा टेक्निकल है, जरा ध्यान से समझिएगा। खनिज निकालते समय जो पैसा सरकार रख लेती है वो रॉयल्टी होती है। बाकी जजों ने कहा कि ये टैक्स नहीं है, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने यहां भी अपना विरोध दर्ज कर दिया और डिसेंट लिख दिया। नहीं, ये भी एक तरह का टैक्स है और राज्यों को इस पर अलग से टैक्स लगाने की छूट नहीं है। मतलब राज्य सरकारों की मनमानी रोकने की उन्होंने एक बड़ी लगाम यहां पर लगा दी। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मामला, यहां भी उन्होंने कहा राज्य सरकारें इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती, उनकी ताकत सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर तक सीमित है। मतलब बात साफ है, शराब तक रहो भाई, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को पकड़ने मत निकलो। इसके बाद सबसे अहम मामला जरा समझिए ध्यान से। इस महिला जज ने, जो देश की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी, देश के लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ की इज्जत बचाई। कैसे? जस्टिस नागरत्ना ने एक बार यह भी कहा कि मीडिया को सीधे सरकार के कंट्रोल में लाना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा सरकार रेगुलेशन ना करे बल्कि एक कानून बनाए जो मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन की सुविधा दे। यानी लोकतंत्र में मीडिया पर सरकारी शिकंजा कसना खतरनाक है। ये कुछ ऐसा था जैसे मीडिया को अमृत मिल गया हो।
उसकी स्वतंत्रता ही उसके लिए सबसे बड़ी खूबसूरती है और उसी को बदसूरत होने से बचाया जस्टिस बीवी नागरत्ना ने। आज हाल ये है कि सरकारी वकील और एजेंसियां अदालतों को ऐसे मामले में घसीट रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ये मुकदमे ना तो जनता का भला कर रहे हैं और ना ही न्याय का, बस राजनीतिक अंक गिनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नागरत्ना ने सच्चाई को उजागर कर दिया कि न्यायालय का समय बर्बाद करना सीधा सीधा जनता के साथ विश्वासघात करना है। आइए पहले आपको बताती हूं कि नागरत्ना ने कहा क्या है। उन्होंने कहा, सरकारी संस्थान अक्सर ऐसे मुकदमों में संसाधन खर्च करते हैं जिनकी सफलता की कोई संभावना नहीं होती। अगर सरकारी संस्थान बेवजह एक के बाद एक मुकदमा दायर करते रहेंगे तो देश के संसाधन बर्बाद हो जाएंगे और न्यायालय का समय भी व्यर्थ हो जाएगा। नागरत्ना का ये बयान एक आईना है। सरकार इस आईने में झांकना ही नहीं चाहती। अदालतों पर कब्जा जमाकर, जजों पर दबाव डालकर और बेवजह मुकदमे करके सरकार चाहती है कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से बस हट जाए। लेकिन नागरत्ना ने खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि न्यायपालिका को राजनीतिक मोहरे में बदलने की कोशिश अब और नहीं चलेगी। नागरत्ना उन जजेस में से एक है जो सरकार को दो टूक साफ बात करने का जिगरा रखती हैं। अब आप सोचिए, अगर देश की सबसे ऊंची अदालत का वक्त ऐसे बेकार मुकदमों में खप जाएगा तो आम जनता के केस कब सुने जाएंगे? किसान, मजदूर, गरीब जो सालों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनका हक सरकार की राजनीति में बर्बाद होना चाहिए? नागरत्ना ने सीधा सरकार से ये सवाल पूछ दिया है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। नागरत्ना ने यह साफ कर दिया कि न्यायपालिका कोई सरकारी दफ्तर नहीं। सरकार चाहे जितनी ताकतवर हो जाए, अदालत की कुर्सी पर बैठा जज केवल संविधान को मानता है और संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री या मंत्री के इशारे पर अदालतें चलेंगी। नागरत्ना का ये रवैया सरकार के लिए बड़ा खतरा है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी जज ने सरकार की कठपुतली बनने से इनकार किया तब तब उस सरकार को बेचैनी हुई। नागरत्ना का मामला भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस बनती हैं तो सरकार की मनमानी याचिकाओं और राजनीतिक मुकदमों की दुकान बंद हो जाएगी और यही डर सरकार की रातों रात नींद उड़ा रहा है। आज नागरत्ना ने जो बात कह दी वो दरअसल उसी गहरी बीमारी की पहचान है जिससे हमारी न्यायपालिका जूझ रही है। अदालतें केसों से लदी पड़ी हैं और लोग दशकों तक इंसाफ का इंतजार करते हैं और सरकार अपने मन की राजनीति खेलने के लिए अदालतों का समय खरीद लेती है। नागरत्ना ने इस ढोंग को ध्वस्त कर दिया। आखिर में दोस्तों, नागरत्ना का ये बयान केवल सरकार के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए भी एक चेतावनी है। अगर जनता ने चुप रहकर अदालतों को राजनीति का औजार बनने दिया तो आने वाले वक्त में ना इंसाफ मिलेगा और ना लोकतंत्र बचेगा। नागरत्ना ने यह जता दिया कि अदालतें जनता की हैं, सरकार की नहीं, और यही है इस दौर की सबसे कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।